हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी अपना एक सेगमेंट चल रहा है जिसमें अपन बात करते हैं कि ज्योग्राफी में या जियोलॉजी के अंदर अर्थ सरफेस पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके पीछे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप इजीली जो भी अपना कहीं पर भी सिलेबस आपके अवेलेबल है, चाहे वो अर्थक्वेक्स के बारे में हो, चाहे आपके माउंटेन बिल्डिंग्स के बारे में हो, चाहे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए अपने को ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो अपन ने सेगमेंट ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसी सीक्वेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपन फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो और प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि ये जितना भी कंटेंट अभी तक आपके पास अवेलेबल है, ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। बट वही कि वीक में अपने पास में 6 डेज़ वर्किंग होते हैं, उन 6 डेज़ वर्किंग के अंदर अपन 2 वीडियोज़ अपन कवर करते हैं 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स के, और वो 3 पर्टिकुलर सेगमेंट अभी अपने जो चल रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उनकी डिटेल गिवन है कि कौन सा डे को किसका वीडियो आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है मिनरल्स एंड रॉक्स। देखो, जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो तो वो सॉफ्ट या हार्ड फॉर्म में अपने को अगर दिखाई दे रहा है या अपन उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो वो कहलाती हैं रॉक्स। और रॉक्स जो हैं वो छोटे छोटे एलिमेंट्स से बनी हुई होती है, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट होते हैं एक बिल्कुल माइन्यूट कैटेगरी, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इनका नाम आपने सुना होगा, आयरन, इनको एलिमेंट बोलते हैं। और वो एलिमेंट मिलकर के बना देते हैं मिनरल। और मिनरल जो होते हैं एक एलिमेंट से भी हो सकता है और ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है, और फिर बहुत सारे मिनरल्स एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, रॉक्स। और रॉक मिलकर के क्या बनाती है, अर्थ का क्रस्ट। ठीक है, जो अर्थ का इंटीरियर है या कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ है उसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उनको। ठीक है, तो चलिए अपन एक एक चीज़ को डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। मिनरल्स बेसिकली नेचर में मिलने वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, जिनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी फिक्स होती है और साथ में उनका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो भी डेफिनेट होता है, और साथ में उनकी फिजिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी डिफाइंड होती है। दैट मीन्स कि ऐसा नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो इनऑर्गेनिक तौर पे, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, अपन इसके अंदर लिविंग बींग्स की या लिविंग थिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ कार्बन की बात होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो मतलब ऑर्गेनिक्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लिविंग बींग, उनका कोई इसके अंदर लेना देना नहीं होता। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नेचर में मिलती है, जिनका अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, साथ में फिजिकल और केमिकल इनकी प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट होती है, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। और मिनरल जो भी होते हैं, मिनरल्स जिनको हिंदी में बोलेंगे खनिज। ठीक है, मिनरल्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से भी मिलके बने हो सकते हैं, या फिर कोई एक एलिमेंटल मिनरल भी होता है। दैट मीन्स कि कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो नेचर के अंदर बिल्कुल फ्रीली मिलते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता नेचर में अवेलेबल जितने भी अदर सब्सटेंसेस हैं। जैसे सल्फ़र आपको मिल सकता है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको नेचर के अंदर फ्रीली भी मिल सकते हैं। और जैसे कॉपर है, कॉपर किसी ना किसी अपने और सल्फेट के फॉर्म में भी मिल सकता है। बट मिनरल क्या है आप समझ चुके होंगे कि नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर मिनरल के अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें तो लगभग अर्थ के क्रस्ट में जितने भी मिनरल मिलते हैं उनमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनका 98% तो ये जो आपके सामने लिस्ट है वो ही ऑक्यूपाई करते हैं, और बचा हुआ 2 या 2% से कम जो है वो बचे हुए अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो मेजरली पाए जाने वाले अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स हैं उनकी अपन बात करते हैं। देखो, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है एलिमेंट की बात हो तो। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से क्लियर की है
कि सीमा, सियाल, नीफे उसके अंदर, तो वहाँ से आप कोरिलेट करके देखना इन चीज़ों को। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो देखो आप उसको, और अच्छे से क्लियर होंगी ये आज के लेक्चर की चीज़ें। ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। दूसरे नंबर पे है सिलिकन 27.72%, फिर है एल्यूमिनियम 8.13%, फिर है आयरन 5%, कैल्शियम, अपन बात क्या कर रहे हैं ये ध्यान देख लेना, क्रस्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो अपर लेयर है ना उसकी बात कर रहे हैं। कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09 एंड अदर्स आर 1.41 या फिर अप टू 2%, अप टू 2% तक ये अपने को दूसरे मिल जाते हैं, जिसमें टाइटेनियम और भी जो है टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज, टिन, ये सारे बचे हुए जितने भी आप नाम जानते हो वो सारे के सारे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एलिमेंट की बात आए तो यहाँ पर जो फैक्ट्स निकल के आते हैं वो चीज़ अपन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाला एलिमेंट कौन सा है तो ऑक्सीजन बताना है अपने को। अगर ये पूछ ले कि अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला मेटेलिक एलिमेंट, वर्ड याद ध्यान रखना आप, ये तो नॉर्मल एलिमेंट है, पर मेटेलिक एलिमेंट की अगर पूछे तो मेटेलिक एलिमेंट के अंदर आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, कितना 8.13%, और बाकी रिमेनिंग जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब आपको मैं एक कोड बता देता हूँ कि इसका सीक्वेंस अपन कैसे याद कर सकते हैं। तो देखो, ओ शिव अली, देखो ओ शिव अली का सोपोमा, ओ शिव अली का सोपोमा, ये आप कोड याद रख लो। इसमें देखो, ओ शिव, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, शिव स्टैंड्स फॉर सिलिकन, अली, अली के अंदर एल तो एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोपोमो, सो स्टैंड्स फॉर सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये आप याद रख लेंगे, ओ शिव अली का सोपोम। इसको आप याद रख लोगे तो आपको ये याद नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि एलिमेंटल सीक्वेंस अर्थ क्रस्ट में क्या है। मेजर 8 का अपन ने कोड देख लिया। अगर अपन मिनरल्स की बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो भी होता है, कोई भी मिनरल अगर आप खुदाई करते हो, खनन क्रिया करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो उसके बाद में जो मिनरल सब्सटेंस अपने हाथ लगता है वो जो है उसका बेसिक सोर्स क्या है, वो क्या है, हॉट मैग्मा, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में ही सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। जैसा कि आपको आइडिया होगा इस बात का कि अर्थ जब फॉर्म हुई थी तो इनिशियली इट वाज लाइक अ बॉल ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का गोला थी, और वो धीरे धीरे जब कूल डाउन हुई तो वो मटेरियल एक साथ इकट्ठा होना शुरू हुआ, गैस धीरे धीरे लिक्विड में हुई, लिक्विड धीरे धीरे ठोस मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और सॉलिड जो था तो वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से किस में कन्वर्टेड था, लिक्विड फॉर्म में। अब वो धीरे धीरे जो लिक्विड फॉर्म था वो धीरे धीरे हॉट फॉर्म लेने लगे, सॉलिड फॉर्म लेने गया कूलिंग की वजह से, और सॉलिड फॉर्म लेने के बाद में अल्टीमेटली क्या बन गए, मिनरल्स, और मिनरल्स से क्या बने, रॉक्स, और रॉक्स से क्या बन गई, अर्थ की सरफेस, जिसको अपन अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं। अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें किसी भी मिनरल की तो उनको डिस्क्रिमिनेट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बट अपन यहाँ पे देख लो एक चीज़ ध्यान रखना, अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, जबकि आप यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ते तो आप उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे ध्यान देते, सल्फेट है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें एडेड हैं, या फिर कौन से बाई प्रोडक्ट्स उसमें मिलते हैं, वो सारी चीज़ें। बट अपन यहाँ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपन ध्यान दे रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जो अपने को दिखाई दे, जो अपन महसूस कर सकें, जैसे कि एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म कि कैसा इसकी बनावट है, एटम्स किस तरीके से उनकी सिमेट्री है, कहाँ पर लोकेटेड है, क्या बॉन्ड्स हैं, वो क्लीवेज देखते हैं उनके अंदर तो उनके अंदर कोई दरारें दिखाई देती है, वो फ्रैक्चर्स, कहीं से टूटा हुआ हो, लश्यर मतलब चमक हो, उसकी कलर क्या है, किस तरीके का वो एक स्ट्राइक देता है, एक स्ट्रीक कैसी आती है देखते हैं, तब ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, आर पार उसके दिखाई देता है या फिर कम, उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है, लेयर फॉर्म में है, ग्रैन्यूल्स हैं मतलब छोटे छोटे कण हैं, वो चिपक के बना हुआ है, परतें हैं, इस तरीके से उसकी हार्डनेस कि वो कितना सॉफ्ट है या फिर हार्ड है,
वो भी चीज़ बताती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी पर्टिकुलर मिनरल की, और उस पर्टिकुलर मिनरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब जब हाथ में आप मान लो एक तरीके से एक इतना बड़ा गोला सिल्वर का उठाते हो, इतना ही बड़ा गोला गोल्ड का उठाते हो, इतना ही बड़ा गोला आप किसी और मिनरल का उठाते हो, तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा आपको हैवी फील होता है। तो वो भी पर्टिकुलर जो मिनरल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वेरी करता है, चेंजेस आते रहते हैं उनके अंदर। अगर मिनरल्स की बात करें अर्थ क्रस्ट पे, तो मेनली 6 टाइप के मिनरल्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट है फेल्सपार। ये अर्थ क्रस्ट का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, लगभग 50%। अगर अर्थ क्रस्ट की कॉम्पोजिशन आप देखोगे तो फेल्सपार आपको 50% से ज़्यादा में मिल जाता है। इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये ज़्यादा मिलता है। इसका जो कलर होता है, यहाँ पे देखो आपके सामने स्क्रीन, ऐसे चट्टानें आपने देखी होगी जो अपन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो फेल्सपार स्टोन ही होते हैं। लाइट क्रीम एंड सैल्मन पिंक, ये इस तरीके का क्रीम कलर में दिखता है या पिंक कलर का दिखाई देता है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? सेरेमिक इंडस्ट्री के अंदर या फिर ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फेल्सपार का। दूसरे नंबर पे है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आप देख रहे हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिखता है अपने को, ठीक है। इसके अंदर सिलिका मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और इसका जो यूज़ है वो सैंड और ग्रेनाइट, मतलब एक तरीके से ये जो क्वार्ट्ज है, ये सैंड और ग्रेनाइट जो होते हैं उनके अंदर बेसिक एक कंपोनेंट होता है जो कि वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप पानी में मिलाने की कोशिश करोगे तो ये पानी में नहीं मिलेगा। कलर कैसा है आप देख पा रहे हो, वाइट या फिर कलरलेस, देखो एकदम आपके सामने स्क्रीन पे है। और इसका यूज़ किस में होता है? रेडियो और राडार सिस्टम के अंदर जो ऑसिलेटर्स बनते हैं, दोलित्र बनते हैं ऑसिलेटर्स, उनके अंदर इनका यूज़ होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। आप ये ध्यान रखना कि क्वार्ट्ज की एप्लीकेशन क्या है। क्वार्ट्ज की एप्लीकेशन रेडियो और राडार्स में यूज़ होती है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? वाइट या फिर ये कलरलेस होता है। ये बेसिक कंपोनेंट होता है किसका? सैंड या फिर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक तरीके की इग्नस रॉक होती है, अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। और इसमें मेजर जो कंपोनेंट इस क्वार्ट्ज के अंदर जो होता है वो होता है सिलिका। फिर नेक्स्ट मिनरल है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन में जो है मेनली जो एलिमेंट मिलते हैं वो मेजरली मिलते हैं कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकॉन, ठीक है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फेरस, सिलिकॉन। ये अर्थ क्रस्ट का लगभग 10% एरिया या 10% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है पायरोक्सिन। और ये अगर आप देखोगे तो जितनी भी उल्काएं पृथ्वी पर टकराई हैं या फिर जिन उल्काओं के बारे में अपन स्टडी करते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो स्टडी करते हैं कि हाँ अर्थ का पास्ट क्या रहा होगा, उन चीज़ों के एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो उन मेटेओराइट्स जो होती हैं उनके अंदर भी कॉमनली पायरोक्सिन मिलती है। तो ये ध्यान रखना अपने को कि मेटेओराइट मिनरल कौन सा है, तो वहाँ पर ऑप्शन में पायरोक्सिन पर टिक करना है। इसका कलर ग्रीन या ब्लैक कलर होता है, जो आपके सामने स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रीनिश ब्लैक। नेक्स्ट है एम्फीबोल। एम्फीबोल में जो मेजर कंटेंट है वो होते हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको अपन सिलिका भी बोल सकते हैं, मिट्टी जिसको बोलते हो आप, नॉर्मली अपन मिट्टी जो देखते हैं, फेरस और मैग्नीशियम, ये इसके बेसिक एलिमेंट हैं। ये जो है अर्थ के क्रस्ट का लगभग 7% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसका कलर ग्रीन और ब्लैक कलर होता है। आप यहाँ पे देख लो, डार्क ब्लैक में मतलब डार्क ग्रेनिश या फिर ब्लैक कलर की अपीयरेंस इसकी रहती है। इसका यूज़ होता है वो एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में होता है। एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री जहाँ पे आप एस्बेस्टॉस जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पर आप यूज़ करते हो क्या? एम्फीबोल्स। तो एम्फीबोल्स, एस्बेस्टॉस नाम याद रह जाना चाहिए। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर अपन देखें दूसरा, तो वो हॉर्न ब्लेंड करके एक कोर मिनरल है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एम्फीबोल्स का। फिर नेक्स्ट है मिनरल माइका, जिसको अब्रक बोलते हैं। इसमें कंटेंट जो है इंपॉर्टेंटली वो मिलते हैं पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फेरस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दैट इज सिलिका। इनका मिलाकर के फिर ये माइका बनती है। ये आप देख पा रहे हो लेयर्ड फॉर्म में होती है, बिल्कुल लेयर्ड फॉर्म में होती है, ये ध्यान रखना आपने को। पर लेयर्ड फॉर्म में है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेडिमेंट्री रॉक होगी, अपन टाइप्स ऑफ रॉक देखेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लेयर्ड फॉर्म में है तो ये
सेडिमेंट्री रॉक है, नहीं, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो स्ट्रक्चर इसकी लेयर फॉर्म में होती है, बिल्कुल माइनर माइनर सी एक तरीके से शीट्स होती हैं जो एक तरीके से असेंबल करो आप। ये अर्थ का लगभग 4% क्रस्ट क्रिएट करता है। ये इग्नस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मिलती है। ठीक है, रॉक्स के टाइप अपन स्टडी करेंगे। इग्नस मतलब होगी आग्नेय चट्टानें, मेटामॉर्फिक का मतलब हो गया रूपांतरित। एक सेकेंड, ठीक है। और माइका का जो मेनली यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक इंसुलेटर की तरह यूज़ होता है। इंसुलेटर का मतलब कुछ अलग, जैसे दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है लोहे की, दूसरी प्लेट ये है लोहे की, तो इसके बीच में अगर आप ये माइका की एक प्लेट लगा दोगे, इधर से इधर आप बाहर कोई बैटरी लगा दोगे, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये आपका बन जाएगा कैपेसिटर, हिंदी में जिसको संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, फैन में आपने देखा होगा सिलेंडर टाइप जो होता है, तो इनमें माइका यूज़ होता है अंदर। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ मिनरल की बात करें तो वो है ऑलिवाइन, जिसमें मैग्नीशियम, फेरस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स सिलिका ज़्यादा मिलते हैं। और आप स्ट्रक्चर से देखो ये ऑलिविन कैसा दिख रहा है, पन्ने जैसा, आपने देखा होगा ग्रीन फायर पन्ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज्वेलरी वाली इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम आता है। इसका कलर ग्रेनिश या फिर ग्रेनिश होता है। और ये मेजरली कैसी चट्टानों में मिलता है, बेसाल्टिक। बेसाल्टिक भी क्या होती है, बेसाल्ट भी एक इग्नस रॉक ही होती है, आग्नेय चट्टान ही होती है। इनके अलावा, इन 6 मेजर मिनरल्स के अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जिनमें आप देखोगे क्लोराइट मिलते हैं, कैल्साइट मिलते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, बेराइट, ये भी अदर मिनरल्स जो कि अर्थ क्रस्ट में अपने को मिलते हैं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट 6 थे वो उनके बारे में अपन देख चुके हैं। अब अगर मिनरल्स को अपन क्लासिफाई करें कि उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 2 तरीके के अपन देख सकते हैं, एक तो मेटालिक, एक नॉन मेटालिक। मेटालिक का मतलब मेटल, मेटल का मतलब जिसके अंदर, जिसको पीट के आप क्या कर सकते हो, एक चद्दर की तरह भी मेलिएबिलिटी भी होती है, उसके अंदर डक्टाइल भी होता है, खींच करके लंबा तार भी बना सकते हो। ठीक है, जिसकी चमक होती है, ठीक है, लश्कर भी होती है उसके अंदर। तो इस तरीके से क्या है कि मेटल्स अपने आप में एक अलग फीचर्स रखते हैं। और मेटल की अगर अपन बात करें तो इनमें 3 कैटेगरीज अपन देख सकते हैं, प्रीशियस मेटल्स, फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स। प्रेशियस मेटल्स की अगर बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये 3, प्लेटिनम को वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, तो प्लेटिनम को बोलते हैं। फेरस मेटल का मतलब क्या हो गया कि ऐसे मेटल मिनरल, मेटालिक मिनरल जिनमें आयरन मतलब लोहा या फिर आयरन इंडस्ट्री में काम आने वाले जो भी अदर मिनरल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, लाइक कोबाल्ट, निकल, ये भी जो हैं ये आयरन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, और मैग्नीज, ये हैं, काम आते रहते हैं, तो इनको भी क्या बोलते हैं, फेरस मेटल्स। दूसरा आप देखोगे नॉन फेरस मेटल्स, जिनमें लोहे का कंटेंट नहीं हो, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, दीज आर इम्पोर्टेंट नॉन फेरस मेटल्स। ऐसे ही अपन देखें नॉन मेटेलिक, मतलब जो ब्रिटल हो, भंगुर हो, अगर आप किसी चीज़ से टकराओगे तो बिखर जाएंगे, सॉफ्ट होते हैं ये। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करो तो इनमें मेटल कंटेंट नहीं होता, नंबर 1। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे तो सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, ये होते हैं इसके अंदर। और आपने सीमेंट देखी होगी, तो सीमेंट का जो पूरा मिक्सचर होता है वो होता ही नॉन मेटेलिक मिनरल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा मिनरल्स को डिवाइड करके कितने टाइप के होते हैं, क्या कॉम्पोजिशन हो सकती है, क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, कैसा क्लासिफाई कर सकते हैं, अर्थ क्रस्ट में कितना उनका परसेंटेज है, और साथ में उनकी एप्लीकेशन कौन कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में होती है। अब अपन देखते हैं रॉक्स। देखो चट्टानें क्या होती हैं, अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की जो ऊपरी परत है उस पर आप जो भी हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल देख रहे हो उन सभी को क्या बोलते हैं, चट्टान, रॉक्स बोल दी जाती हैं। और अगर अपन रॉक्स को क्लासिफाई करें और इनमें मेजर मिनरल्स की बात करें तो अपन ने टाइप्स ऑफ मिनरल देखे प्रीवियसली, बट रॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो मिनरल्स होते हैं उनको अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। रॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो सिलिकेट्स, एक ऑक्साइड्स, एक कार्बोनेट्स।
सिलिकेट्स जो हैं जिनमें सिलिकॉन कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि फेल्सपार एंड माइका, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ऐसे ही ऑक्साइड जो हैं उनके अंदर आपको सिलिकॉन कंटेंट थोड़ा कम और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन कंटेंट आपको ज़्यादा मिलना चांसेस रह जाएंगे, जैसे कि क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये आयरन के और हैं, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इनके अंदर आयरन ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। क्वार्ट्ज हो गया, उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड था, ठीक है, जिसको सिलिका बोलते हैं। तो ऑक्साइड्स हो गए। फिर कार्बोनेट्स की अगर अपन बात करें, जिनमें कार्बोनेट्स के अंदर कार्बन कंटेंट होगा, लाइक कैल्साइट एंड डोलोमाइट, ठीक है, जिनसे कैल्शियम आप कंटेंट गेन करते हो। कुछ कंटेंट इसमें मैग्नीशियम का भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रॉक्स जो बनती हैं उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल जो होते हैं वो है सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। ओके, अब देखते हैं अपन रॉक्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉक फॉर्मेशन, कि रॉक्स का फॉर्मेशन कैसा हुआ, वो रॉक्स बनी कैसे। उन देखो, एक तो होती है फिजिकल कॉम्पोजिशन, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल उसका अपीयरेंस कैसा है। तो फिजिकल अपीयरेंस अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉक फॉर्मेशन, वो चट्टानें बनी तो बनी कैसे, अपन जो देख रहे हैं वो फॉर्म आई कैसे। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रॉक्स को डिवाइड किया जा सकता है 3 पार्ट्स में। नंबर 1 इग्नस, हिंदी में बोलेंगे आग्नेय, सेडिमेंट्री, जिनको हिंदी में बोलेंगे अवसादी, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक, इनको कायांतरित या रूपांतरित, मतलब जिनका कन्वर्जन हो चुका हो। तो इस तरीके से 3 टाइप की रॉक्स अपन एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले इग्नस रॉक। इग्नस रॉक जो होती है वो सीधी की सीधी गर्म हॉट मॉल्टन मैग्मा जब अर्थ के इंटीरियर में या इंटीरियर से बाहर निकल करके ठंडा होता है। मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से हो सकता है यहाँ पर सेटल डाउन हो जाए, बैथोलिथ, लैकोलिथ, इनके बारे में, डाइक्स के बारे में अपन ने पढ़ा, उस तरीके से, या फिर अर्थ सरफेस पे आकर के ठंडी हो जाए। दोनों तरीके से ठंडा हो सकता है ये पूरा मैग्मा बाहर निकल के अंदर के अंदर। तो ये जो इस मैग्मा के बाद में जो रॉक्स डेवलप होंगी, इनको इग्नस रॉक्स बोला जाएगा। दैट मीन्स दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा अंडर द क्रस्ट के नीचे की नीचे। ये हैं जो ग्रैन्युलर होती हैं। ग्रैन्युलर्स मतलब हो गई कि इनके अंदर दानेदार स्ट्रक्चर आप देखते हो, यहाँ पे देखो हल्के हल्के छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसको रवे बोला जाता है, रवे, ठीक है, ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके अंदर। इन रॉक्स को प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। प्राइमरी रॉक क्यों? यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताया वो प्रोसेस ही है। क्यों? क्योंकि अर्थ जब सबसे पहले फॉर्मेशन में आई थी, ओरिजिन हुआ था अर्थ का, तो उसके बाद में गैसियस फॉर्म से अर्थ लिक्विड में, लिक्विड क्या था? हॉट मॉल्टन मैग्मा, और लिक्विड से फिर सॉलिड। तो लिक्विड हॉट मॉल्टन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो कौन सी चट्टानें बन रही हैं, कौन सी रॉक? इग्नस रॉक। दैट इज वाई दीज रॉक्स आर ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी रॉक्स। इज इट क्लियर नाउ? फाइन, अब चलते हैं आगे। ये जैसा कि हॉट मॉल्टन मैग्मा है, उसकी कूलिंग की वजह से ये बन रही है। तो हॉट मॉल्टन है, तो इसमें तो अगर इंसान भी गिर जाए, कोई जानवर या फिर पेड़ पौधे भी अगर उस गर्म लावे में, गर्म मैग्मा में गिर जाए, तो वो तो खुद ख़त्म होकर के राख बन जाएंगे। तो इसका मतलब इनके अंदर कोई जीवाश्म फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये चट्टानों में लेयर्स नहीं होती, क्योंकि ये ग्रैन्यूल्स, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और वो टुकड़े कैसे होते हैं कि धीरे धीरे ये जो गर्म मैग्मा है, ये है वो ठंडा होता है, तो धीरे धीरे टुकड़ों के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, धीरे धीरे छोटे छोटे रवे बन जाते हैं, और वो फिर इकट्ठे होकर के चट्टान का रूप ले लेते हैं, रॉक बन जाते हैं। अब ये जो चट्टानें हैं, ये जो रॉक्स हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती हैं कि इन पर केमिकल वेदरिंग का इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन जो होता है वो इस तरीके का होता है कि आप यहाँ पर जो भी हॉट, एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आप बनाते हो किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को, तो वो धीरे धीरे जब आप उसकी कूलिंग करोगे तो वो डिके नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अगर इन रॉक्स के ऊपर कोई केमिकल आप डालते हो तो केमिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट अगर इन्हीं रॉक्स को आप सनलाइट में डाल दो, सनलाइट में डालोगे तो दिन में तो गर्मी और रात को फिर ठंड, या फिर दिन में गर्मी के साथ साथ में आप अचानक से बारिश करवा दो, तो अचानक से गरम गरम मैटर के ऊपर कोई ठंडी चीज़ डालोगे
तो वो क्या होगी, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इन रॉक्स के ऊपर फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा एक्टिवेटेड रहती है बजाय कि केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का इतना इफेक्ट नहीं आता इग्नेस रॉक्स पे। इससे क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग से ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और डिसइंटीग्रेशन के बाद में फिर ये डिकम्पोज होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे मिनरल्स या फिर जो अपने खुद के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये टूट सकते हैं। बट इन पे मेजर इफेक्ट किसका है, फिजिकल वेदरिंग। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कोरिलेट करके क्लियर कर दूँ, फिजिकल वेदरिंग से तो डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, और जब डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल होता है, छोटे छोटे टुकड़े, उन टुकड़ों के ऊपर फिर केमिकल वेदरिंग एक्टिवेट हो जाए तो वो फिर डिकम्पोज कर देती है छोटे छोटे केमिकल पार्ट्स यानी एलिमेंट्स या फिर मिनरल्स में डिवाइड कर देती है। और आप देखोगे कि अर्थ क्रस्ट का लगभग 90% जो वॉल्यूम है वो इग्नेस रॉक्स ने ही कवर कर रखा है। अब ये जो इग्नेस रॉक्स हैं, इनको स्ट्रक्चर, इनकी बनावट और ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसके आधार पर दो तरीके में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब अर्थ सरफेस के नीचे, और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इंट्रूसिव जो हैं वो हैं कौन सी, जब मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे ही ठंडा हो जाए, बाहर ना निकले, तो उस परिस्थिति में दो तरीके की बन सकती हैं इंट्रूसिव रॉक्स। एक तो बहुत ही ज़्यादा गहराई पर, कि मान लो यहाँ पर मैग्मा चैम्बर है तो इसके यहाँ पास में आकर यहीं सेटल डाउन हो गया, यहीं ठंडा हो गया। और एक होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके अर्थ सरफेस के जस्ट नीचे ठंडा हो रहा हो। तो बहुत ज़्यादा गहराई पे जो ठंडे होते हैं उनको तो अपन बोलते हैं क्या, कौन सी इग्नेस रॉक, प्लूटोनिक इग्नेस रॉक्स। कौन सी बोलते हैं, प्लूटोनिक इग्नेस रॉक्स। और जबकि ये जो सरफेस के थोड़ा सा ही नीचे, जस्ट बिलो, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोबिसल इग्नेस रॉक्स। ये आप ध्यान रखना। तो अब एक एक देखते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स ये बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है, और ज़्यादा गहरी है तो अपने को पता है अर्थ के इंटीरियर पे टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बिल्कुल सेंटर पे। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई पर ये मैग्मा जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और जब धीरे धीरे कोई चीज़ ठंडी होती है, कोई भी लिक्विड धीरे धीरे ठंडा होकर के सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसके जो रवे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़ी साइज़ के। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो प्लूटोनिक इग्नेस रॉक का बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही आप देखोगे हाइपोबिसल इग्नेस रॉक, मतलब कि मैग्मा जो है वो ठंडा हो रहा है जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस। और उसकी वजह क्या है कि ऊपर की सरफेस जो है अर्थ की वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तोड़ नहीं पाया, नहीं तो वॉल्केनो बन के बाहर निकल जाता है ये मैग्मा। तो इसलिए ये बाहर नहीं निकल पाया, तो अंदर की अंदर ही कूल डाउन हो जाएगा। अब कूल डाउन हो रहा है तो उसकी वहाँ पे क्या होगा अर्थ इंटीरियर पे जो भी उसको स्पेस मिलेगा उन स्पेसेस के अंदर घुस जाएगा, चाहे वो फ्रैक्चर्स हो या कोई गैप हो या कोई होल हो, और वहाँ पर सेटल डाउन होके उसी तरीके की, जैसे कहते हैं ना लिक्विड, हमेशा लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे भी बर्तन में आप उसको डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। तो वही यहाँ पर होता है कि ये जो हॉट मॉल्टन मैग्मा जो है वो इन फ्रैक्चर्स, गैप्स, होल्स और इनकी स्ट्रक्चर लेकर के देन इट गेट्स कूल डाउन, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद में ये अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लेता है। और वो स्ट्रक्चर्स क्या है, जिनके बारे में अपन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप वॉल्केनोस के वाले जो चैप्टर है उसमें जाके देख लेना। लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सेल्स, ये बन जाते हैं। और इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप देख लो कि लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ और ये क्या होते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है और जो सरफेस है अर्थ की, अपर सरफेस, मान लो यहाँ पर अपर सरफेस है, यहाँ पर ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन गई हाइपोबिसल इग्नेस रॉक की। अब धीरे धीरे अपर पोर्शन है ये पानी से, हवा से कट कट करके इरोड होकर के हट गया, और ये जो वाला जो पार्ट है ये बाहर आ गया अर्थ सरफेस पे। बिल्कुल इस तरीके से बाहर आके दिखाई दे जाते हैं। दैट मीन्स विद द टाइम ड्यू टू इरोसिव एक्टिविटीज these rocks, which rocks, hypoabyssal igneous rocks, exposed over the surface of the earth. सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नेस रॉक होती है एक्सट्रूसिव, जिनके बारे में बता चुका हूं मैं
कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बाहर निकल जाती हैं और बाहर निकल करके फिर बाद में क्विकली ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि बाहर आएंगी तो ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बहुत कम है अर्थ के इंटीरियर के अगर कंपेयर करें अपन अर्थ के सरफेस को, तो टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे तो बाहर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर है, जबकि अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो उस वजह से क्या होगा, अगर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो मैग्मा है वो बाहर निकल जाता है तो वो क्या करेगा, जल्दी से ठंडा होगा। जल्दी से ठंडा होगा तो देखो भाई, कोई भी गर्म लिक्विड को जल्दी से ठंडा करोगे तो उसके जो रवे होंगे वो बहुत छोटी आकार के बनेंगे। मतलब क्विकली ठंडा करो, आप ट्राई करके देखना कभी किसी भी चीज़ को, तो उसके ग्रैन्यूल्स बहुत छोटे बन पाते हैं। ठीक है, और ये जो रॉक्स होती हैं एक्सट्रियोसिव इग्नियस रॉक्स, ये कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से, मैंने बताया अभी बातों बातों में, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बाहर निकलती हैं, इसलिए इनको वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। मतलब ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है जिसमें जो हॉट मॉल्टन मैग्मा है वो बाहर निकल जाता है फट करके, इस वजह से ये चट्टानें बनती हैं। तो इन चट्टानों को वॉल्केनिक रॉक्स भी बोल दिया जाता है। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है बेसाल्ट। दक्कन का पठार आपने सुना होगा, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बेसाल्टिक लैंड है, ठीक है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे दरार और नीचे से मैग्मा आया और यहाँ पर सेटल डाउन हो गया। लगभग 1500 मीटर तक की थिकनेस लिए हुए है ये डेक्कन प्लेट्यू। और ये जो बेसाल्ट होता है इसका कलर भी ब्लैक होता है। अब जैसे ही इसका डिसइंटीग्रेशन होता है तो इससे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन की वजह से नई जो मिट्टी बनती है वो बनती है ब्लैक सॉइल, क्योंकि ब्लैक ही तो क्या है, बेसाल्ट, बेसिक एंड ब्लैक। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बेसाल्ट, बेसिक एंड ब्लैक, ये इसकी प्रॉपर्टी है बेसाल्ट की। तो जैसे ही बेसाल्ट का डिसइंटीग्रेशन होगा तो सॉइल फॉर्मेशन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वेदरिंग, एंड दैट सॉइल हैज़ द कलर ऑफ ब्लैक, मतलब दैट इज ब्लैक कलर सॉइल, जिसको रेग्यूर बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम है वर्टिसोल। ठीक है, और ये कपास की खेती, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। इग्नियस रॉक्स के बाद में अब बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, देखो सेडिमेंट्री के अंदर सेडिमेंट, देखो आप वर्ड, सेडिमेंट वर्ड है। सेडिमेंट क्या होता है कि कोई भी, मान लो एक बड़ा एरिया है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, माउंटेन, प्लेट्यू, कुछ भी, यहाँ पर अगर पानी बह रहा है या हवा चल रही है तो वो हवा और पानी क्या करेगी, यहाँ पर जो भी चट्टानें हैं उसको क्या करेगी, तोड़ेगी। तो तोड़ने की वजह से वो छोटे 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 टुकड़े बन जाएंगे मिट्टी के जो धूल बोल देंगे अपन नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, वो धूल कहीं और जा कर के फिर सेटल डाउन हो जाएगी और ये एक्टिविटी कई सालों तक लगातार चलती रहेगी। तो ये छोटे 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 जो कण हैं इनकी परतें बन जाएंगी, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, और इस तरीके से यह चट्टान का रूप ले लेगी। ठीक है, और ये चट्टान का जब रूप ले लेगी, ये जो रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है लेयर फॉर्म में, इन रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्म्स आफ्टर द इरोजन, कि पहले तो इरोड हो गया यहाँ से मटेरियल और दूसरा फिर वो इरोडेड मटेरियल दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो डिपोजिशन मतलब इरोडेड मटेरियल के डिपोजिशन के बाद में सेडिमेंट्स एक तरीके से रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस पूरे प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोलते हैं, और ऐसी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ये देखो, ये लेयर्स आपके सामने लेयर फॉर्म में दिख रहा है, इस तरीके की ये चट्टानें होती हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये कैसे बन सकती है, इग्नियस रॉक है, इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो सकता है फिजिकल वेदरिंग की वजह से। मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित अगर कोई चट्टान है, आगे देखेंगे अपन कैसी होती है ये, पर अपन देख लेते हैं एक बार कि रूपांतरित चट्टान हो, उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। सर्दी गर्मी किसी भी वजह से, पानी ज़्यादा तेज़ फ्लो होने की वजह से, कोई केमिकल गिर गया, मतलब पानी में, बरसात के पानी के अंदर कोई मतलब एसिड रेन हो गई, मतलब अम्ल वर्षा, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, ये डिसइंटीग्रेट हो सकती है, सेडिमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे ही कोई पुरानी सेडिमेंट्री रॉक, उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो सकता है और इरोजन होने के बाद में फिर ये मटेरियल जाकर के कहीं डिपॉजिट होगा और डिपॉजिट होने के बाद में अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हो ना यहाँ पे, कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, इन रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन
की वजह से भी सेडिमेंट्री रॉक, मतलब सेडिमेंट्री रॉक का खुद का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में भी डिसइंटीग्रेशन, मतलब दोबारा से डिपोजिशन होने से सेडिमेंट्री रॉक दोबारा बन सकती है। तो ये साइकिल चलता है, रॉक साइकिल अपन देखेंगे वहाँ और क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ये जो रॉक्स हैं ये लेयर्ड फॉर्म में होती है, अपन यहाँ पे देख रहे हैं परतें बन जाती हैं। अब आप एक चीज़ बताओ कि आज के 1000 साल पहले या 2000 साल पहले इस तरीके की लेयर बनी हुई है, सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है, एक बार इरोजन हुआ और ये इरोजन लगातार चल रहा है और यहाँ पर आकर के ये अवसाद डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे आके पड़ रहे हैं सेडिमेंट्स, और इनका डिपोजिशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो एक लेयर बनी, फिर अचानक से बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु आकर के क्या करेंगे, यहाँ पर आके उनकी डेड बॉडी आके गिर गई और वो इरोजन था वो लगातार चल रहा है। तो ये क्या हुआ, इन परतों के बीच में फंसेंगे कि नहीं डेड बॉडीज़ इनकी, और इनकी डेड बॉडीज़ अगर परतों के बीच में फंस गई, उनकी खुदाई करोगे तो उनको आप क्या बोल दोगे, जीवाश्म, दैट मीन्स फॉसिल्स। तो इन चट्टानों के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं। साथ में आप देखोगे फॉसिल्स अगर मिल रहे हैं तो नेचुरल गैस के मिलने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस का फॉर्मेशन भी कैसे हो रहा है कि पुराने टाइम पे कोई जंगल था, फॉर एग्जांपल ये मान लो, और अर्थ के इंटीरियर पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिनकी वजह से ये पूरा जंगल धंस गया नीचे की तरफ, और ऊपर आकर के ये सेडिमेंट्स आकर के दबा दिए और उसके बाद में पूरा दब चुका है। तो टाइम जैसे जैसे बीतेगा तो यहाँ पर जो जीव जंतु थे, फोनाज थे, फ्लोरा था, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फॉसिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक एनर्जी रिसोर्सेज बन जाएंगे, फॉसिल फ्यूल जिनको बोलते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस निकलती है, मिनरल ऑयल जिसको अपन क्रूड ऑयल बोलते हैं जीव जंतुओं की वजह से वो बन जाएगा, और कोल मतलब कोयला बन जाएगा उस वेजिटेशन के सबमर्जेंस की वजह से। सेडिमेंट्री रॉक्स के बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स हैं। चूना पत्थर, क्या बोलते हैं, बलुआ पत्थर और शेल। फिर नेक्स्ट आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी रॉक्स होती हैं, वो मतलब आप देखो कि कोई चट्टान है वो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के इंटीरियर पे डेवलप हो गई, अब वो धीरे धीरे टाइम के साथ में इधर इसके पास में से कोई हॉट मैग्मा निकल रहा है, तो इस पे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर तो हो ही गया क्योंकि आसपास से मैग्मा निकल रहा है। दूसरा, इस पर आसपास से अगर मैग्मा निकल रहा है तो वो दबाव भी बनाएगा, दैट मीन्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो भी आसपास की चट्टानें हैं वो क्या करती हैं, अपना कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं, और वो जब कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर उन चट्टानों का चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उनको बोल देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। दैट मीन्स कि कोई आग्नेयी चट्टान है, इग्नस रॉक है, ये भी क्या हो सकती है, मेटामॉर्फिज्म हो सकता है इसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, और उसके जो सेटलमेंट है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे कोई सेडिमेंट्री रॉक है, वो धीरे धीरे होती हुई किसी भी इंटीरियर, मैं कहता हूँ एक्टिविटी की वजह से वो सबमर्ज हो गई, अर्थ सरफेस के नीचे धंस गई, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वो उनका भी मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसके कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर में चेंजेज आ जाएंगे, तो उसकी वजह से भी ये मेटामॉर्फिक बन सकती है। या फिर कोई पुरानी मेटामॉर्फिक रॉक है, उसका भी मेटामॉर्फिज्म हो सकता है सेम प्रोसेस पे। तो इस तरीके से ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशंस, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक गेट्स चेंज्ड। अब वो मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हो सकती है, इग्नस भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो अल्टीमेटली रिजल्ट के तौर पे जो चट्टान बनेगी, रॉक बनेगी, उसको बोल देंगे मेटामॉर्फिक रॉक। अब इस तरीके के प्रोसेस से जो रॉक बनेगी तो आप समझ सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट होगी, और आप समझ सकते हो यहाँ पे कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में आते ही तो अगर सेडिमेंट्री रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनी है तो भी वहाँ पर कोई फॉसिल नहीं मिलने वाला, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओके, अब आप देखो जो चीज़ें मैंने बातों में समझाई है कि एक रॉक का दूसरी रॉक में कन्वर्जन, उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। ये आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे। देखो मेनली 3 टाइप की रॉक्स, देखो इग्नस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और ये सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नस रॉक सबसे पहले फॉर्म हुई, इन चट्टानों का इरोजन हुआ, इरोजन होने की वजह से सेडिमेंट बने, और इन्हीं सेडिमेंट्स का फिर डिपोजिशन, लिथिफिकेशन होने की वजह से क्या बन गई, सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नस रॉक किस में कन्वर्ट हो गई, सेडिमेंट्री रॉक में। इसी का जस्ट उलट आगे देखें, इग्नस से शुरू करते हैं। इन्हीं इग्नस रॉक का
धीरे धीरे अर्थ के इंटीरियर में कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से सबमर्जेंस हो गया, नीचे दब गई, तो नीचे दबने की वजह से इनका हो गया मेल्टिंग, और मेल्टिंग की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्मा में, और मैग्मा का दोबारा से सॉलिडिफिकेशन हो गया, धीरे धीरे वो ठंडा हो गया अर्थ के इंटीरियर या फिर बाहर आकर के तो इग्नस में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो चट्टानें हैं, ये जो रॉक्स हैं, ये एक खुद से खुद में भी कन्वर्ट होती रहती हैं। हाई टेम्परेचर में गई, क्या हुआ, मेल्टिंग हो गई, और धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ तो सॉलिडिफाई हो गई, वापस इग्नस रॉक बन गई। समझ गए? अब आप देखो इग्नस रॉक का अगर मेटामॉर्फिज्म, मतलब अगर ये ज़्यादा ताप और दाब पे आ जाएं तो उसमें आपका मेटामॉर्फिज्म हो जाए। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मेल्टिंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अगर वो टेम्परेचर नहीं मिलता, ठीक है, एक तो होता है टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट होता है ना हर चीज़ का, तो अगर इग्नस रॉक्स को या किसी भी चट्टान को, किसी भी रॉक को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक अगर आप हीट अप नहीं करते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसकी स्ट्रक्चर तो बिगड़ ही जाएगी कम से कम। तो वो स्ट्रक्चर बिगड़ना ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उसको तो बोल देंगे मेटामॉर्फिज्म। और उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो कि मेल्टिंग पॉइंट से कम है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मैग्मा में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा मेटामॉर्फिज्म, और उसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है अगर नीचे सबमर्ज हो गई और इसका हाई टेम्परेचर पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अगर आप वहाँ तक ये पहुँच जाती है अर्थ के इंटीरियर में, तो वो मैग्मा में परिवर्तित होकर के वापस सॉलिडिफाई होकर के इग्नस रॉक बन सकती है। ऐसे ही इस मेटामॉर्फिक रॉक का अगर धीरे धीरे इरोजन हो गया, इरोड हो गई अर्थ सरफेस पे आने की वजह से, तो सेडिमेंट में कन्वर्ट होकर के वही लिथिफिकेशन प्रोसेस वापस हो सकता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक जो है वो अर्थ सरफेस पे बन तो रही है लिथिफिकेशन की वजह से, अगर इसका इरोजन दोबारा से हो गया और इरोजन होकर के वापस सेडिमेंट में कन्वर्ट होकर इसका दोबारा से लिथिफिकेशन हो गया, तो सेडिमेंट्री रॉक में भी कन्वर्ट हो सकती है, राइट। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक है, अगर उनका एक लिंक यहाँ पे मिसिंग है कि ये हाई टेम्परेचर पे चली गई, मेल्टिंग पॉइंट पे चली गई, तो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगी, मेल्टिंग के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्मा से वापस इग्नस रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में तो एक तरीके से ये इंटरचेंज और इंट्राचेंज, खुद से खुद में और खुद से दूसरे में भी चेंज होती रहती हैं। अब देख लो मेटामॉर्फिज्म कितने तरीके से हो सकता है, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, इग्नस टू मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक टू मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक के एग्जांपल आप देख लो, शेल जो है उसका अगर मेटामॉर्फिज्म हो जाए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। लाइमस्टोन, चॉक और डोलोमाइट, इनका अगर मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो मार्बल में बन जाते हैं ये। और सैंडस्टोन का अगर मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, एक सेकंड 1 सेकंड, ये मिसिंग है, इसको यहाँ पे आप छोड़ ही दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इग्नस रॉक का अगर मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिज्म। इग्नस रॉक के एग्जांपल कौन से थे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और शिस्ट। तो ग्रेनाइट जो है वो तो नीस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसाल्ट है वो एम्फीबोल में कन्वर्ट हो जाएगा, शिस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शिस्ट फ्रॉम बेसाल्ट। अब ध्यान देना एक बार, मैं वापस से बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। ग्रेनाइट है वो नीस में कन्वर्ट हो गया, बेसाल्ट है वो एम्फीबोल में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसाल्ट जो है वो शिस्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, स्लेट, 1 सेकंड, स्लेट, मार्बल, ये जो हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। नीस, एम्फीबोल और शिस्ट ये भी मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। शेल, लाइमस्टोन, चॉक, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, ये क्या होते हैं, सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। ऐसे ही आप देखोगे मेटामॉर्फिक टू मेटामॉर्फिक, यहाँ पे स्लेट बना था, अब स्लेट का दोबारा से मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो वो फाइलिट्स में कन्वर्ट हो सकता है। फाइलिट्स का अगर मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो वो शिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके। और गैब्रो जो है इसका अगर मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो वो ये क्या हो जाएगा, सर्पेंटाइन। गैब्रो भी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ से ये लिस्ट आप ध्यान रखना कि किससे किस में कन्वर्जन हो सकता है अगर मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है तो इस तरीके से आज अपन ने मिनरल्स और रॉक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।